जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसके बाद से भाजपा में भगदड़ की स्थिति है। और ख़ास करके कोल्हान में, जहां चार पूर्व मुख्यमंत्री या तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनके परिवार के निकट संबंधी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही हैं, कोटका से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हैं और घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद भाजपा में जो भगदड़ मची है उसकी हालत बयान नहीं की जा सकती और लग रहा है कि भाजपा को इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव लड़ाना, एक बाबूलाल मरांडी भी हैं जो धनवार की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भाजपा के सभी 5 पूर्व मुख्यमंत्री या तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनके निकट संबंधी चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे फैला असंतोष आज बिल्कुल साफ दिखाई दे गया जब भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। इन नेताओं में लुइस मरांडी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं झारखंड सरकार में, बारी मुर्मू हैं जो पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके भाई लक्ष्मण टुडू हैं जो घाटशिला के पूर्व विधायक हैं, गणेश सोलंकी हैं जो 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा और भी कुछ नेता हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं। नामों का खुलासा करना अभी ज़्यादा उचित नहीं होगा, हालांकि इनमें उदय शंकर सिंह और चुना सिंह का नाम आ रहा है जो सारठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो भाजपा में ये भगदड़ क्या एक बार फिर से बीजेपी को 2019 की स्थिति में पहुंचा देगी, जब उसको सिर्फ 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और कोल्हान से उसका सुपड़ा साफ हो गया था। भाजपा में ये फैला असंतोष आखिर बीजेपी को कहां लेकर जाएगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज प्रसून जी हैं। वैसे तो हम लोग इस बार पलामू प्रमंडल की यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये खबर आई तो हमने देर रात में ये फैसला किया कि इस पर आपस में बातचीत की जाए और जो ताज़ा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम है खासकर भाजपा के अंदर जो चल रहा है, उसके बारे में आपको बताएं कि हमारी इस पर क्या राय है। तो पंकज जी, आपका तो पहले स्वागत है, और दूसरे क्या बताएं कि जो चल रहा है बीजेपी के अंदर वो क्या है। पहली बार जब सूची बीजेपी की जारी हुई थी तो लग रहा था कि भाजपा ने बड़े सोच समझकर ये फैसला लिया है, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री या उनके परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, तो एक तरह से यह है कि भाई अपनी अपनी सीट आप जिता करते हैं। लेकिन जो इसका रिपरकशन, जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बात शुरू करते हैं कोल्हान से। कोल्हान में 10 सीटें बीजेपी को मिली हैं। 10 में से बड़े नेताओं ने अपना अपना बांट लिया। चंपई सोरेन ने कहा कि घाटशिला जो है मेरा बेटा, सरायकेला मैं, और जो खरसावां हैं वो सोनाराम बोदरा जो हैं उन्हीं के साथ आए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो 3 मेरा हुआ। उधर गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा कि एक तो मेरा हुआ, मेरी पुतोह को दे दो, बहू रानी। फिर एक ने कहा कि मेरी पत्नी को दे दो, गीता कोड़ा। और एक ने कहा कि ठीक है, अर्जुन मुंडा को मिल ही गया, उनकी पत्नी को, रघुवर दास के बहू को मिल ही गया, 3 चंपई सोरेन ले ही लिए, तो 3 2 5 हो गया, 1 हो गया 6 गीता कोड़ा। तो बचा आम कार्यकर्ताओं के लिए कितना? सिर्फ 4 सीटें। 4 सीटें भी मजबूरी, क्योंकि वहाँ इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, नानी ताया मौसा मौसी वगैरह कुछ हो जाता तो एडजस्टमेंट हो जाता। तो ये आम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये तो कांग्रेस की बुरी स्थिति है। परिवारवाद में जरूरी थोड़ी है कि जब सत्ता के शीर्ष पर एक आदमी हो सिर्फ वही है, अब बाकी सब आप बांट दें किसी न किसी परिवार को। तो ये हो गई कोल्हान की स्थिति। दूसरी बात, मैं संथाल में और बुरे हालात देख रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चर्चा हो रही है परिवारवाद को लेके कोल्हान क्षेत्र में, लेकिन संथाल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। सामाजिक समीकरण की बात कर लें, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात कर लें। आज मैं लुइस मरांडी जी की चिट्ठी पढ़ रहा था कि जब जो उन्होंने इस्तीफा देते वक्त लिखा, लंबी चिट्ठी लिखी है, उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही है और हर कार्यकर्ता को ये सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 24 साल से इस पार्टी के लिए एड़िया घिस रही हूं। मैंने हेमंत सोरेन को हराया, विधायक बनी 2014 में। कल को आई सीता सोरेन मुझे कहती है कि ये गद्दार है। 3 महीने पहले जो शामिल हुआ वो कह रही है 24 साल के कार्यकर्ताओं की तुम गद्दार हो, और पार्टी वाह वाह कर रही है।
जी। ये स्थिति है। आज बताया जा रहा है कि सामाजिक समीकरण का देखिए, पूरे संथाल में 3 ब्राह्मण लड़ा करते थे। आज अनंत ओझा मजबूरी, क्योंकि अनंत ओझा कोई विकल्प ही नहीं था। अगर विकल्प रहता तो संथाल परगना को ब्राह्मण शून्य करने की पूरी तरह बात थी। कहां है सामाजिक समीकरण? जिस इलाके में मैं देख रहा हूं, जैसे पूरा गिरिडीह का इलाका, गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा जिला, धनबाद जिला, जहां ये पूरा भूमिहारों का बेल्ट है, जहां डिसाइडिंग है। कितने भूमिहारों टिकट है? एक भी भूमिहार नहीं। एक दिया है रणधीर सिंह को, क्योंकि रणधीर सिंह का जहां विकल्प कोई नहीं है, मजबूरी है, वहां से दे दिया। और बाकी तुम भी बांटो, हम भी बांटे, बांटने की आजादी है। कुछ जो न बटा वो असम वाले कर लेंगे। जी। तो ये है स्थिति। बहुत अच्छा माहौल बना था। 5 साल की सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार ने परफॉर्म नहीं किया था। भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, कमीशन खोरी के आरोप थे। लेकिन फिर आप देखिए, खंड खंड में झारखंड में बटी भाजपा, सब अपना अपना। हमको मिल जाए पैसा, हमको मिल जाए पद, और उसके बाद बाकी देखिए। लोकसभा जीती हुई सीट को गंवाई कैसे जाती है। मैंने अपने पोस्ट में लिखा था कि कैसे बीजेपी 7-8 सीट तो यूं दान दे देती है, गिफ्ट, कि यहां हम जीत जाएंगे, लेकिन जीतेंगे नहीं। क्योंकि पार्टी की जीत से ज्यादा हमारे लिए व्यक्ति के अहंकार को तुष्टीकरण, उसको संतुष्ट करना ज्यादा जरूरी है। देखिए, भाजपा का जो माइंडसेट है वो लोकसभा के चुनाव के समय हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आ गई, और इसको भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या बाकी जो थे, इसको उपलब्धि के रूप में बताते रहे। जबकि भाजपा 12 सीटों से 12 से 8 12 से 9 आ गई, 9 आई थी, और भाजपा 8 पर आ गई। एनडीए 9 पर आ गया था 12 से। और इसको कह रहे थे ये लोग कि हमारी उपलब्धि है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 14 लोकसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटें जो उसके अंदर पड़ती उस पर आगे थी। इस बार वो 47-48 पर आ गई। इसको उपलब्धि बताया जाता रहा कि हम 51-52 सीटों पर आगे थे। और ये जो सिलसिला है आत्मसंतुष्टि का, लेकिन उसके बाद भी जो मेहनत चली भाजपा की, हिमंता बिस्वा शर्मा आते रहे और लग रहा था कि वो पूरा माहौल बदल देंगे, और लग भी ऐसा दिखाई भी देने लगा था कि माहौल बदल रहा है। लेकिन जब से ये सूची जारी हुई, पहले तो एक सूची जारी हुई वो फर्जी वाली जी, और उसके बाद उसमें जो नाम चले, उसके बाद उसमें से कुछ नाम कट गए। इसके पहले कहा जा रहा था कि जितने भाजपा के बड़े आदिवासी नेता हैं सब चुनाव लड़ेंगे। उसमें लुइस मरांडी का भी नाम था, लेकिन लुइस मरांडी उसमें से चली गई, मिस्त्री सोरेन उसमें से चले गए। तो ऐसे कई नाम संथाल परगना में कटे। तो एसटी सीटों पर भी बारी मुर्मू हैं, गणेश महली हैं, उसके बाद लक्ष्मण टुडू हैं, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कुणाल सारंगी चले गए। उसके बाद जो पुराने नेता है जो शैलेंद्र महतो, आवा महतो, वो एकदम साइलेंट है, कोई मतलब नहीं। महतो का आज 15% आबादी है। बीजेपी जैसे दावा उनका है कि हम ज़्यादा हैं, लेकिन दावा तो नहीं, दावा जो भी है मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि 15% ही है जी। लेकिन इस 15% आबादी के कितने नेता बीजेपी में हैं? मैं आजसू को क्या वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, क्या आउटसोर्स कर दिया है? महतो कितने नेता बीजेपी में हैं जो कि इफेक्टिव हैं? आदिवासी के कितने नेता हैं इफेक्टिव हैं? अभी तो शामिल करा के लाया है ना, कि जेवीएम से ले आया बाबूलाल मरांडी, वो कांग्रेस से ले आया गीता कोड़ा, जेएमएम से चंपई सोरेन, जेएमएम से सीता सोरेन। खुद कितने नेता हैं जो कि यहीं से हुए और यहां पे इफेक्टिव हैं? मैं तो अर्जुन मुंडा को भी जेएमएम का मानता हूं, वहां से जेएमएम से लाया है। आपके यहां क्यों नहीं आ रहे हैं? स्वाभाविक नेचुरल ग्रोथ किसी भी आदिवासी नेता का क्यों नहीं हो रहा है? किसी महतो का क्यों नहीं हो रहा है? किसी मूलवासी का स्वाभाविक ग्रोथ क्यों नहीं होता था? यहां पे 2014 के पहले की भाजपा को हमने देखा है, आदिवासियों के मन में इतना कम से कम डिस्टेंस नहीं था बीजेपी के लिए। हम थोड़ा उससे पहले चलते हैं। दुखा भगत प्रदेश हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त का माहौल देखिए। बाबूलाल मरांडी वनांचल भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जीत के आते थे आदिवासी नेता, और भाजपा में स्वाभाविक रूप से आदिवासी बीजेपी को अपनी पार्टी मानते भी थे जी। मैं ये धीरे धीरे देख रहा हूं और इस चीज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज ही हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने बताया कि रामनवमी का जुलूस देख लीजिए ना, आज से 10 साल पहले जब रामनवमी का जुलूस निकलता था तो अच्छे खासे तादाद में आदिवासी समाज के लोग आते थे। पता ही नहीं चलता था कि सरना का जुलूस अलग किसी दूसरे का जुलूस है या रामनवमी का दूसरे का जुलूस है। देखिए वो संख्या कम हो रही है। आदिवासियों का पार्टिसिपेशन रामनवमी जुलूस में कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई नहीं इसका जवाब देना चाहता।
आप जाके, मैं तो घूम रहा हूं ना हर जगह, आदिवासी इलाकों में, आदिवासी के गांव में, पता नहीं बीजेपी दूसरी पार्टी, दूसरों की पार्टी हो गई, जेएमएम हमारी है। ये कहां से आई भावना, किसकी गलती से आई, क्यों आई, कौन देखेगा? यही कारण कि बस ला के जीत लेंगे, अपना कोई पैदा नहीं करेंगे। ये एक बात ये भी आ रही है कि जो कांग्रेस से आया, हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में भाजपा के लोग कहने लगे हैं कि 2015-16 के आसपास जी बिल्कुल उसी के, तो जो आए, जिसको भाजपा में आए अभी 10 साल हुए, वो अब उनको टिकट, उनका टिकट काट रहा है, जिन्होंने भाजपा और संघ से शुरुआत की, विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की, और उनका टिकट अब ये लोग काट रहे हैं जो बाहर से भाजपा में आए हैं। ये भी एक दुख का कारण ज़्यादा है। आपको लग रहा हो ये सिर्फ झारखंड में है, ये पूरे देश में है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ एक स्वर है कि मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अंतिम समय में, चुनाव के ठीक पहले जल्दी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसमें आरोप तो ये भी है कि पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत तरह के इसमें खेल शामिल है, और मैं नहीं कह रहा, खुद भाजपा वाले आरोप लगाते हैं। अगर हम झारखंड के ही परिप्रेक्ष्य में आप फोकस रखें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि कमलेश सिंह कैसे आ गए भाजपा में अंतिम समय में, बहुत सारे और दूसरे नेताओं को कि कैसे आए, कैसे तुरंत टिकट मिल गया, कल अब शामिल होइए, आज टिकट विकट सब कंफर्म। और वहाँ जो 5 साल संघर्ष कर रहा है, जिसको उम्मीद है कि मुझे भी मिल सकता है, बोलते वो तो जिताऊ ही नहीं है। इसका मतलब कि आपके मूल कार्यकर्ता जो आपकी फैक्ट्री से निकले हैं, आरएसएस की फैक्ट्री से निकले, वो जिताऊ नहीं है। बस जिताऊ तो वो है जो कि आरजेडी से आ रहा है, कांग्रेस से आ रहा है, जेएमएम से आ रहा है। अगर जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस इतना ही जिताऊ नेता पैदा करता है तो आप क्या कर रहे हो? एक नए किस्म का रिएक्शन भी आ रहा है। जैसे आप जमशेदपुर पूर्वी की बात करें, वहाँ ऊपर तो दिख रहा है कि ठीक है, ज़्यादा लोग मुखर होकर नहीं बोलते हैं। जमशेदपुर छोटा शहर है तो लोग चाहते नहीं है कि किसी बड़े आपसे रिश्ता खराब होता है उससे। लेकिन अंदर वहाँ भी बहुत रिएक्शन है कि 25 साल रघुवर जी वहाँ से जीतते रहे, और उस एक तो बरगद के नीचे कोई पेड़ उगता नहीं है। उनके जाने के बाद अब उनके कार्यकर्ताओं को लगता था कि हमें थोड़ी जगह मिलेगी, हमें चांस मिलेगा, लेकिन अब उनकी बहू को टिकट मिल गया, तो अब वो भी देख रहे हैं कि भाजपा में उनका क्या भविष्य रह गया है। तो इन सब बातों को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है, और यही कारण जमशेदपुर में भी कहा जा रहा है कि 1-2 लोग भाजपा के जो है, शिवशंकर सिंह घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बड़े नेता नहीं रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर में अच्छा प्रभाव रखते हैं, अच्छे समाज सेवी हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि भाजपा अपनी गलतियों के चलते ही हारेगी। वो नहीं, मैं शुरू से ही 2 बात कहता था कि बीजेपी, पूछते थे लोग कि बीजेपी का क्या स्कोप है। मैंने कहा कि अगर टिकट बढ़िया से देंगे और आपस में एक दूसरे को नहीं हराएंगे तब सरकार बनेगी। पर ये 2 कंडीशंस ऐसे हैं कि जो बीजेपी फुलफिल कर ही नहीं सकती। मैंने कहा ना कि बिजनेस बनाया है। मैं एक चीज़ देखिए, यही भाजपा, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मौजूदा भाजपा में जितने नेता, एक पूरी की पूरी पीढ़ी आडवाणी जी ने तैयार की। उसके बाद फिर हम देखें, और वो पीढ़ी कैसी थी कि बीजेपी से ही वो खुद उसको ग्रूम करते थे, बनाते थे। ये बाबूलाल मरांडी किसके हैं? आडवाणी जी के बनाए हुए हैं, ये ग्रूम किए हुए हैं। आप उस जमाने के जितने भी देखो, ये मध्य प्रदेश के आज शिवराज सिंह चौहान किसके हैं? आडवाणी जी के बनाए हुए हैं। ये गडकरी, इवन राजनाथ सिंह तो थोड़ा बहुत समकक्ष मान सकते हैं, लेकिन हर राज्य में एक ग्रूम करते थे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से। इनको ग्रूम नहीं करना है, इंस्टेंट नूडल बना रहे हैं। जो फेमस है उसको शामिल करा लो, जिसके पास जनाधार उसको शामिल करा लो। अब बताइए, जो आदमी यहाँ से विद्यार्थी परिषद है, संघ में स्वयंसेवक है, वो सब पहले इसको तैयार किया जाता था, ग्रूम किया जाता था, लोगों में किसकी साख अच्छी है वो सब, अब कुछ नहीं है, शामिल करो। इतना कौन मेहनत करेगा? अभी ये जो सिस्टम है ना, वर्तमान में बहुत अच्छा लग रहा है कि 150 कांग्रेस से शामिल करा लिए, 50-60 क्षेत्रीय पार्टियों से शामिल कर लिए, हो गए 200, और उसके बाद पता चला कि 10-20 बीजेपी वाले जीत ही जाएंगे, तो 250 के आसपास हो गए, 244 सीट आ गए, बस मोदी जी वाह वाह वाह। ये पूरे मैं देश की फिनोमिनन कह रहा हूं मैं। जब दिन खराब आएगा ना, जब दिन खराब आएगा तो जितना जल्दी इरोजन होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज प्रभाव है, इनके पास ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति है, इनके पास पैसे की शक्ति है, इनके पास एक चेहरा है, तो लग रहा है कि सब रोजी पिक्चर दिख रहा है। जैसे ही वो सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ेगा, पता चलेगा घटा टोप, अंधेरा छा गया, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है।
नहीं, दूसरा एक जो सबसे नाराज़गी की जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जब ऊपर से ही आपको थोप देना है हमारे ऊपर, तो फिर ये सर्वे का, रायशुमारी का, ये सब नाटक क्यों करते हैं। ज़्यादा उबाल इस बात को लेकर कि हमें बेवकूफ़ समझता है पार्टी का नेतृत्व, कि जब आपने उम्मीदवार तय कर दिया कि किसी की बेटी, किसी का बहू, किसी को बाहर से ला के देना है, तो फिर हमारे ऊपर क्यों थोप। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, मैं बात पूरी करूँ। आपने देखा होगा कि रायशुमारी में अपने मनपसंद नेता का नाम देने के लिए कैसे भीड़ जुटी, कैसे एक दूसरे से संघर्ष हुआ, एक दूसरे पर लोग लूझते रहे कि नहीं हमारा नेता आगे बढ़े। कई जगह बहुत अपरिस्थिति भी पैदा हुई, लेकिन ये सब इसलिए था कि हमारा चाहता नेता, जो लोकप्रिय नेता है, वो आगे बढ़े। लेकिन अब ऊपर से डाल दिया गया और ये कहा गया कि नहीं इसका इनका नाम था। बताइए कि रघुवर दास जी की बहू हों या ढुल्लू महतो के भाई हों या पोटका से मीरा मुंडा हो, इनका नाम किस रायशुमारी में आया? यही तो मैं भी बोल रहा था कि जामताड़ा से सीता सोरेन कौन सी रायशुमारी थी? कौन से सर्वे में जामताड़ा से सीता सोरेन आ रही थी? या फिर आपने स्वयं कहा कि जमशेदपुर ईस्ट से वो पूर्णिमा साहू जो है वो सर्वे में आई थी कि रायशुमारी में आई थी कि एजेंसी ने करवाया था? क्या कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। जबकि स्थानीय अखबारों में ये चर्चा और खरसावां से लड़ना चाहते थे अर्जुन मुंडा की पत्नी। शुरुआत में जो चर्चा थी खरसावां से, भले ही सर्वे या रायशुमारी में उनका गया था, पोटका में तो 1, 2, 3 में कहीं नहीं थी। जमशेदपुर पूर्वी में भी उस दिन खबरें आई रायशुमारी के बाद कि सबसे ज्यादा लोगों ने रघुवर दास का नाम भेजा। तो क्या ये मान लिया गया कि अगर रघुवर दास को नहीं देना है तो उनके परिवार का ही किसी का नाम दे दिया जाए रायशुमारी में? कार्यकर्ता रघुवर दास उसको जितवा देंगे, मतलब रघुवर दास के लिए। एक चीज और सोचा होगा जो मेरे दिमाग में आता है कि जितने बड़े बड़े नेता हैं अपने अपने परिवार को जिताने में लग जाएंगे तो दूसरे को हराने में नहीं लगेंगे। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्जुन मुंडा अपनी वाइफ को जिताने के चक्कर में रहेंगे, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि वो भी सीट मतलब कि डेंजर जोन में है। उसके बाद पता चला कि रघुवर दास जी क्या करेंगे, अपनी बहुरानी को जिताने में लगेगी। चंपई दा को अपना बेटा और अपना सोनाराम बोदरा को दे दिया। मधु कोड़ा अपनी पत्नी को जिताने में लगे रहेंगे। तो सब अपने अपने में जिताने लगेंगे तो दूसरे को देखेंगे नहीं, हराएंगे नहीं। ये भी एक हो सकता है थिंकिंग। अर्जुन मुंडा की बात हुई। आज जिन नेताओं का नाम पार्टी छोड़ने में आ रहा है, लुइस मरांडी, अर्जुन मुंडा ने उनको पहले सूचना आयुक्त बनवाया, उसके बाद उनको टिकट दिया दुमका से विधानसभा का। लक्ष्मण टुडू अर्जुन मुंडा की पसंद थे, 2 बार उन्होंने सरायकेला से टिकट दिया, नहीं जीते, बाद में उनको घाटशिला से टिकट दिलवा के जितवाया। लक्ष्मण टुडू की बहन है बारी मुर्मू, अच्छे संबंध है उनके मुंडा जी से। ये जो सरायकेला गणेश महाली बिल्कुल अर्जुन मुंडा जी के खेमे के माने जाते थे, उनके बिल्कुल विश्वस्त थे। उनको सरायकेला से 2 बार टिकट उनको दिलाने में जहाँ तक जानकारी है कहा जाता है कि अर्जुन मुंडा का हाथ था। तो और एक मेनका सरदार जो भी बीजेपी छोड़कर गई थी और फिर वापस आ गई, ये सब अर्जुन मुंडा के बनाए हुए नेता थे उस इलाके के। तो खैर पोटका से चुनाव लड़ रहे हैं, मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही है, तो किसी तरह से मेनका सरदार को तो मना लिया गया। लेकिन इन सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि अडवाणी जिन नेताओं को ग्रूम किया उस तरह से अर्जुन मुंडा ने भी कुछ नेताओं को ग्रूम किया या बाकी नेताओं ने ग्रूम किया? अब असंतोष का ये आलम है कि लोग अर्जुन मुंडा के यहाँ रहते हुए भी पार्टियाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या मीरा मुंडा वहाँ चुनाव जीतेंगी और बाकी ये लोग छोड़ देंगे? तो क्या ये अर्जुन मुंडा की हार नहीं होगी? सिर्फ आप अर्जुन मुंडा का बात क्यों कर रहे हैं? रघुवर दास ने जिन्हें ग्रूम किया, अर्जुन मुंडा ने जिन्हें ग्रूम किया। अब आप देखिए ना, रघुवर दास ने भी तो लुइस मरांडी को मंत्री बनाया था। उन्होंने आज चिट्ठी में क्या लिखी कि कुछ नई भाजपा आ गई है जो कि ओरिजिनल भाजपा को बर्बाद कर रही है, खा रही है, बेइज्जती कर रही है, दरकिनार कर रही है। लुइस मरांडी ने लिखा। देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि भाजपा को झारखंड में अपनी तासीर बदलनी होगी। और तासीर का मतलब बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे लेते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं अपना आउटलुक भी और अपना इनर लुक भी। आउटलुक का मतलब कि खूब गोरी गोरी चमड़ी में गए, फॉर्चूनर से गए, आदिवासी इलाकों में गले में मोटे की सोने की चेन लेके गए, नागपुर वाली संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, बूथ मैनेजमेंट ऐसा करना चाहिए। तो आदिवासी लोग सुन तो लेता है, लेकिन देखता है वो बड़का काबिल आए हैं, जाने के बाद वोट नहीं देता। तो यह है आउटलुक। ये बदलने आपको उनके बीच का लगना होगा। लगना चाहिए कि आप मूल झारखंड के हैं, यहाँ के लोगों से वोट मांगने आए। आप डिक्टेट नहीं कर सकते। और दूसरी इनर चीज, विचार, मैं बार बार बोलता हूं। और आप देखिए कि आजसू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इवन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन झारखंड में उसकी तासीर कैसी है, वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं।
आपको बोला जाएगा कि भैया ब्लॉक में बहुत कमीशन खोरी हो रही है, तो आप बोलेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, अब बांग्लादेश को ये कर देंगे, और जियो जियो राष्ट्र और हिंदू। यहाँ के लोग विधानसभा चुनाव में काहे, ठीक है ना, जिता दिया ना बड़ा चुनाव में, वहां तो फिर भी 10% वोट बढ़ जाता है। यहां आओ, जमीन पे उतरो। यहां के लोगों की क्या संकट है? भ्रष्टाचार, ट्रैफिक पुलिस परेशान करता है, बालू नहीं मिल रहा, ब्लॉक में जाते हैं तो उनको पैसे मांगते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए। ये सब मुद्दे पे जब तक फोकस नहीं होगा ना ग्राउंड पे, तब तक ये नहीं। मोदी जी जो आएंगे वो तो करेंगे, और एक बार जान जाइए, इन लोग जब तक जमीनी चीजों को नहीं पकड़ेंगे या उसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक बहुत, और बनाना भी है कैसे, कौन बनाएगा आके? यही के लोग, वहीं के बीच में रहने वाले, उन्हीं की भाषा में बात करेंगे। तो संथाल में जाके संथाली में आप भाषण दो, क्यों नहीं दे सकते? हेमंत सोरेन तो देते हैं। बिल्कुल। आप जाके इधर जो उरांव वाले में, इनके उरांव की भाषा में बात करो, वहां हो में कैंपेन करो। ये मैं बोल रहा था तासीर की, तासीर झारखंडी बनाना पड़ेगा अगर यहां जीतना है तो। भाजपा कर्नाटक में तब तक सफल नहीं हो सकी जब तक येदियुरप्पा को फुल फ्लेज नहीं दिया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि वहां एक रीजनल पार्टी की तरह व्यवहार करती है। बीजेपी को झारखंड में एक रीजनल पार्टी की तरह व्यवहार करना होगा, तब जीत जाएंगे। नहीं तो हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जितना कैंपेन करा लीजिए, रोक कौन रहा है कैंपेन कराने से? तो पता चलेगा कि इधर से नीचे से इरोजन होते जाएगा, लुइस मरांडी चले जाएगी, पता चलेगा कि 1 दर्जन और गए हैं, अभी कुछ और मनाने की कोशिशें जारी है, ये सब जाएंगे। तो ठीक है ना, आप लाते जाओ, नीचे से घसकता जाएगा। चलिए आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। इन नामों में एक नाम की चर्चा मैंने नहीं की थी क्योंकि वे भाजपा छोड़ चुके थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए थे, वापस उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। नाम है कुणाल सारंगी। और मज़ेदार बात यह है कि जहां भाजपा बिना कार्यकर्ताओं को, बिना नेताओं को विश्वास में लिए टिकट काट रही है, उनकी जगह बाहर से लाए नेताओं को बैठा रही है या परिवार के नेताओं को बैठा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज शामिल हुए नेताओं में जो एक नाम दिखा वो विधायक बहरागोड़ा समीर महंती थे, और उनके ठीक बगल में कुणाल सारंगी खड़े थे। ये बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व ने अगर कोई भी फैसला लिया है तो इन दोनों को विश्वास में लेकर शामिल कराया है। समीर मोहंती को ये शामिल जानते हुए शामिल कराया गया कि कुणाल वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास हुआ है, तभी दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शब्दों का फेर है। भाजपा निर्देश देती है, ये आग्रह करते हैं। ये आग्रह और निर्देश का फर्क पता है क्या है? हेमंत अपने सा अपने बराबर लेवल पे आके बात करते हैं। अगर कुणाल सारंगी ने अप्रोच किया भी होगा ना, तो उन्होंने सबसे पहले समीर मोहंती पहले ये कहा होगा कि देख मेरे पास समीर है वहाँ पे, उससे मैं बात करूँगा क्या हो सकता है। तब समीर मोहंती को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, तब शामिल किया होगा। बीजेपी निर्देश करती है पहले टिकट काटो, और जब नाराज हो गए तब मनाने पहुँचो। अप्रोच में फ़र्क देख रहे हैं जी। अभी बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन कब जा रहे हैं? जब ऑलरेडी नाराज हो गए। काश टिकट जारी करने के पहले कॉन्फिडेंस में ले लिया होता, या फिर पहले बता दिया होता कि देख भाई इस बार तुम्हारी गुंजाइश नहीं हो रही है, लेकिन प्लीज़ ऐसे ऐसे हम लोग सोच रहे हैं, जो मनाने के लिए अभी करे वो पहले कर देते ना, तो ये कोलाहल नहीं दिखता। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ से निर्देश, ऑर्डर जारी होता है। यहाँ क्या होता है? आग्रह होता है। हम लोग को जब माफ़ कीजिएगा, मैं संघ की शाखाओं में जाता था तो एक बात हमेशा सिखाया जाता था कि संघ में निर्देश कभी नहीं होता, वहाँ हमेशा आग्रह होता है। पर बीजेपी में सिर्फ निर्देश अब हो रहे हैं। आग्रह, दोस्ताना व्यवहार, बराबरी। मैं तो तरस गया हूँ एक सीन देखने के लिए कि बीजेपी का कोई आदिवासी नेता आदिवासियों के साथ खेत की मेड़ पर बैठ के मड़वा रोटी खा रहा है। काश ये नज़ारा मुझे दिख जाता। तो चलिए, चर्चा इतनी सारी हमने कर ली, लेकिन आपको अगर इस पूरे घटनाक्रम को, जितनी बातें हमने की, अगर उसको आपको 2 लाइन में समराइज़ करना हो कि भाजपा में जो ये चल रहा है इसका चुनाव पर क्या नतीजा आ सकता है, क्या असर पड़ सकता है, कैसे समराइज़ करेंगे इसको? देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि बीजेपी हर चुनाव में 5 से 7 सीट गिफ्ट करती है, और इस बार आई एम सॉरी टू से बहरागोड़ा गिफ्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो गिफ्ट की है, मैं गिना सकता हूँ
कि हर तरह की रिपोर्ट है पार्टी के पास कि वो खराब है, वो हारेंगे, हारने की गारंटी है। एक ने तो कहा कि स्टैम्प पेपर पर लिख लो कि वो हारेंगे लेकिन टिकट देना पड़ रहा है क्योंकि फलाने साहब नाराज हो जाएंगे। तो अरे भैया, फलाने साहब के नाराज होने के डर से एक सीट अगर आप हार रहे हो तो कैसी पार्टी चला रहे हो? या आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हो ना, कि लोगों को खुश करने के लिए लड़ रहे हो? बीजेपी टिकट बंटने के पहले मेरा अंदाजा 35 से 40 सीट था, टिकट बंटने के बाद 30 से 32 पे आया है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। जितना ये मैनेज कर सकेंगे उतना इनको कम डैमेज होगा। काश कि अब और कोई बगावत ना हो। चुन्ना बाबू का जो आपने नाम लिया ना, मैंने नाम सुना था कि जेएमए में आ रहे, तस्वीर नहीं देखी। भगवान से मनाइए कि वो ऑफिशियल अभी शामिल नहीं हो, नहीं तो एक सीट और मुश्किल होती है ना। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बागी होने को तैयार बैठे, बहुत सारे के नाम की चर्चा है। समय रहते मना लिया तो भाजपा कुछ बच जाएगी। अभी मैं 30 से 32 पे आया हूँ, 4 को नहीं मनाएंगे तो 4 कम कर दिए, 25-26 पे पिछली बार था। तो इसको क्या कहेंगे? परिवार जीत तो जीत गया लेकिन भाजपा क्या जीत पाएगी? नहीं, व्यक्तियों को खुश करने के चक्कर में पार्टी हार गई। अगर इस तरह होता रहा तो, अभी हार नहीं हुई है। अभी 10 दिन पहले तक 50-50 था, टिकट जारी हुआ तो बीजेपी 35, उधर थोड़ा हुआ। ये अपना बगावत को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर से क्लोज होना शुरू होगा। उसके बाद फिर नैरेटिव कैसे होता है, चुनाव तो अप डाउन होता रहता है ना। मैं चुनाव की भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा का मूल है, कोर है, वो भाजपा हार गई है। कहीं ना कहीं दूसरी चीजें अब भाजपा पर हावी हो गई, जैसे परिवार हावी हो गया, बाकी पैसा हो गया, पावर हो गया। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं पैसे। बीजेपी जैसी पार्टी, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कैलाशपति मिश्र जी थे और एक जिलाध्यक्ष थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी वो हैं, पुराने हैं। तो एक बैठक हो रही थी, कैलाशपति मिश्र जी ने बोला कि हाँ जी, क्या तुम्हारे जिले की रिपोर्ट है? तो उन्होंने कहा था सर 482 रुपया कुछ पैसा हुआ है। उखड़ गए, बोले कुछ पैसा क्या होता है? डॉट बताओ, 482 रुपया 32 पैसा, 32 पैसे, पैसे का हिसाब होना चाहिए। ये कैलाशपति मिश्र का जमाना था। अब कितना हुआ सर? 4 करोड़ हो गया सर, मैनेज हो जाएगा। मतलब कि बस यही अप्रोच में फर्क है। तो चलिए, भाजपा के अंदर ये जो अभी घमासान मचा है, जो भगदड़ दिखाई दे रही है, इसका असर चुनावों पर कितना पड़ता है ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भाजपा थोड़ी सी चिंतित, थोड़ी सी परेशान तो ज़रूर होगी, क्योंकि जो सोचकर उसने सूची जारी की थी वो अब उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी हम लोग पलामू गढ़वा की चुनावी यात्रा पर है, यहाँ से यात्राओं के ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और लोगों से बातचीत आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।